की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए प्रैक्टिस टेस्ट 2 लेकर आई हूँ। 1 मैंने आप सभी को करवा दिया था, तो आपकी नेट की परीक्षाएं जो है नज़दीक आ गई है, तो ऐसे में कुछ प्रैक्टिस टेस्ट करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपके नेट के परीक्षाओं के लिए बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। तो चैनल से जुड़िए और चलिए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। और प्रीवियस प्रैक्टिस टेस्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और ये केवल उन अभ्यर्थियों के लिए नहीं है जो केवल यूजीसी नेट या एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो अभ्यर्थी हिंदी साहित्य के अन्य पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये प्रश्न उतने ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्न यहाँ पे है, हिये निर्गुण नयन नहनी सगुन रसना राम सुनाव। तो ये जो पंक्ति है वो किस कवि की है? तो यहाँ पर इसमें से जो ये पंक्ति है वो तुलसीदास के द्वारा रचित है। तुलसीदास की ये पंक्तियाँ हैं। अगला है, निज भाषा बोलहूँ लिखहूँ पढ़हूँ गुनहूँ सब लोग, करहूँ सकल विषयन विषय निज भाषा उपजोग। तो ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं? तो यहाँ पे निज भाषा की बात जो है भारतेंदु के अतिरिक्त अगर बात करें तो श्रीधर पाठक के द्वारा ये पंक्तियाँ कही गई है। अगला है, निर्गुण भक्ति का पंचम तत्व है। तो निर्गुण भक्ति के अंतर जो है 5 तत्व बताए गए हैं, उसमें इनमें से क्या प्रमुख है? तो वो है सहज साधना। अगला प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा का ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें देखिए सारे जो है वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है। उनके द्वारा जो लिखित ऐतिहासिक नाटक है वो है सेनापति उदल। अगला है, किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इंदुमती का जो प्रकाशन वर्ष प्रकाशित हुई थी वो है सरस्वती पत्रिका में। तो आपके सिलेबस में जितनी भी कहानी दी गई हो, उपन्यास, नाटक आदि, उनका संकलन किस पत्रिका में किया गया है, एक बार उन प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास काजर की कोठरी किस युग में प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था द्विवेदी युग में। अगला है, सुरभि पीड़ित मधुपो के बाल तड़प बन जाते हैं गुंजार। ये पंक्ति पंत की किस कविता की है? तो ये जो है मौन निमंत्रण कविता से ली गई है, और ये मौन निमंत्रण जो है आपके सिलेबस में दिया हुआ है। चलिए आगे कुछ और प्रश्नों को लेते हैं। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन बिंबो का नाटक है। तो लहरों के राजहंस किस प्रकार का नाटक है? तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि अगर आषाढ़ का एक दिन बिंबो का नाटक है तो लहरों के राजहंस जो है वो प्रतीक नाटक है। चलिए आगे प्रश्न है, अमृतलाल नागर के बूंद और समुद्र उपन्यास में बूंद किसका प्रतीक है? तो यहाँ प्रश्न है कि बूंद जो है वो किसका प्रतीक है? तो बूंद जो है वो व्यक्ति का प्रतीक है। अब यहाँ पे एक और दूसरा प्रश्न जो है इसके साथ ही शुरू हो जाता है कि अगर बूंद व्यक्ति का प्रतीक है तो समुद्र किसका प्रतीक है? दोनों ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में किसी भी चीज़ को पूछ सकते हैं। तो जो समुद्र है वो समाज का प्रतीक है। तो दोनों में से कोई भी आ जाए तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। बूंद व्यक्ति का प्रतीक है और समुद्र समाज का प्रतीक है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, बांगड़ू बोली जाटू के अतिरिक्त किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये हरियाणी नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, संघर्षी ध्वनियाँ क्या कहलाती है? तो संघर्षी ध्वनियाँ जो है वो ऊष्म कहलाती है। आगे प्रश्न देखते हैं, ध्वनि की प्रतिष्ठा एवं उसकी परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय किसको प्राप्त है? तो ध्वनि के लिए जो प्रसिद्ध है वो है आनंदवर्धन। अगला है, उत्पत्ति, पुष्टि तथा प्रतीति किसकी प्रतिक्रियाएं हैं? तो ये जो है रस निष्पत्ति की प्रक्रियाएं हैं।
आगे प्रश्न है, भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है। ये कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन रामविलास शर्मा का है। चलिए आगे प्रश्नों को लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह किस कवि का है? तो ये जो है अशोक वाजपेयी का है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह चित्रा मुद्गल का नहीं है? तो यहाँ पे चित्रा मुद्गल के जो कहानी संग्रह है पहले आपको उनका पता होना चाहिए। तो जहर ठहरा हुआ चित्रा मुद्गल का है, लाक्षागृह चित्रा मुद्गल का है, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं ये भी है, लेकिन जो ये है तीसरी हथेली ये नहीं है। तो यहाँ इसका ऑप्शन जो है नहीं है पूछा है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। संविधान के भाग 17 के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 351 में जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है उपेंद्र नाथ अश्क। आगे प्रश्न है, घनारंग दुबे का कृष्ण रामायण काव्य किस भाषा में रचित है? तो ये ब्रज भाषा में रचित है। अगला प्रश्न है, भारतीय सूफी मुख्यतः किस संप्रदाय के हैं? तो ये बेशरा संप्रदाय के हैं। तो चलिए आगे प्रश्न देखिए, जयशंकर प्रसाद की कहानी के जो संग्रह है उनका अनुक्रम पूछा है। तो ये पिछले वीडियो में भी मैंने आप सभी को बताया था और कहा था कि इनके कहानी संग्रह को ज़रूर याद रख ले। तो सबसे पहले जो इनकी कहानी संग्रह वो है प्रतिध्वनि, फिर है आकाशदीप, फिर आंधी और फिर इंद्रजाल। अगला है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का अनुक्रम क्या है? तो चलिए इस पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रकाशन वर्ष बताना है। तो सबसे पहले मैं पीछे वाले वीडियो का जो पिछले वाले क्वेश्चन का जो है वीडियो बता देती हूँ। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है आपका प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का प्रकाशन जो है 1926 में हुआ था। उसके बाद आकाशदीप 1929 ईस्वी, उसके बाद आंधी 1931 ईस्वी और फिर इंद्रजाल 1936 ईस्वी। तो ये कुछ इस प्रकार से प्रसाद जी के कहानी संग्रह का क्रम है। तो चलिए अब आगे जो है ये अब इसमें समानता क्या है? तो इसमें जो है महिला कथाकारों के जो है उपन्यासों का क्रम आपको देना है और इस पर प्रश्न जो है अधिकतर पूछा जाता है, अलग से इसका क्रम आता ही है। तो महिला उपन्यासकारों के उपन्यासों को ज़रूर याद रखिएगा, एक प्रश्न इस पर आधारित भी आ जाता है। तो सबसे पहले इसमें बात करें तो इसका जो क्रम आएगा वो होगा, सबसे पहले आएगा झूला नट, जिसका प्रकाशन है 1996 ईस्वी और ये मैत्रेयी पुष्पक जी का उपन्यास है। अगला है कठगुलाब और उसके बाद अपने अपने चेहरे। कठगुलाब किसकी रचना है? तो मृदुला गर्ग की है। फिर अपने अपने चेहरे ये प्रभा खेतान जी की और फिर है कथा सती सर। तो कुछ इस प्रकार से इसका क्रम होगा। तो चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। कालक्रम अनुसार विश्व हिंदी सम्मेलनों का संगत वर्ग है। तो अब विश्व हिंदी सम्मेलन जो है कहाँ कहाँ हुए हैं, तो इनका हमें क्रम जो है लगाना है। यानी आप एक तरफ तो ये पढ़ते ही हैं कि कहाँ इनका क्रम हुआ है, लेकिन यहाँ आपको इनका ये लिखना है कि कहाँ जो है विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं। तो यहाँ पे आपको विश्व हिंदी सम्मेलन जो अभी तक हुए हैं इनको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो देखिए सबसे पहला जो हुआ है इसका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ मैं बता दूँ तो एक सेकेंड, तो सबसे पहले मॉरिशस में हुआ था और मॉरिशस में जो हुआ था ये 2 बार हो चुका है। एक बार इसका 1976 में हुआ है, ये दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन था। उसके बाद 1993 में ये
चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन था, तो 2 बार जो है मॉरिशस में हुआ था। फिर इसके बाद जो है लंदन में, चलिए मैं 1993 वाला ही यहाँ लिख देती हूँ। फिर लंदन में 1999 में, सूरीनाम में 2003 में, और उसके बाद न्यूयॉर्क में 2007 में। तो इसका क्रम कुछ इस प्रकार हो जाएगा। चलिए आगे है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है। तो चलिए अब आपको पत्रिकाओं का जो क्रम है वो देखना है। अब यहाँ आपको इसको हल करने के लिए, अगर आपको उत्तर नहीं पता है, प्रकाशन वर्ष नहीं पता है, तो आप इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए, इसमें जब हम चारों नाम पढ़ते हैं, प्रतीक, विशाल भारत, समालोचक, बाला बोधिनी, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि बाला बोधिनी किसकी रचना है, किसकी पत्रिका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी इन चारों में, सबसे हम कह सकते हैं भारतेंदु युग ही सबसे पहले आता है। तो भारतेंदु युग की जो पत्रिका है वही सबसे पहले आएगी। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ कुछ इसी प्रकार से आप पता कर सकते हैं और इसको हल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ का आपको प्रकाशन वर्ष ही पता हो, कुछ ट्रिक भी होती है जिसके अनुसार आप इनको हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की जो आलोचनात्मक कृतियाँ हैं उनको क्रम से लगाना है। अब इसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि रामस्वरूप चतुर्वेदी की जो कृतियाँ हैं उनको आप ट्रिक के साथ याद करें। तो जैसे मैंने रामविलास शर्मा जी का जो आलोचनात्मक कृतियाँ हैं उनका ट्रिक बताया था, तो इसी प्रकार से कोई भी कहानी आप बना लें और फिर आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं, जो भी कहानियाँ पूछी जाए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला सर्जन और भाषिक संरचना, इतिहास और आलोचक दृष्टि, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी गद्य विन्यास और विकास। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे निराला जी की काव्य कृतियों का अनुक्रम पूछा गया है। तो जब आप निराला जी की काव्य कृतियों के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले उनके जो रचनाओं में यहाँ अनुक्रम देखा जाए तो सबसे पहले उनकी रचना बेला जो है सबसे पहले आती है और इसका प्रकाशन है 1946 ईस्वी। फिर आता है अर्चना 1900 और उसके बाद आराधना, फिर सांध्य काकली। तो यहाँ पे अंतिम जो है सांध्य काकली है और बेला जो है वो प्रथम है। तो इस प्रकार से आप इसको करिएगा। अब यहाँ पे आपको वृंदावन लाल वर्मा जी के उपन्यासों का अनुक्रम ढूंढना है। ठीक है, अब वृंदावन लाल वर्मा जी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो यहाँ इसका जो अनुक्रम होगा तो सबसे पहले इनका उपन्यास जो आता है वो है संगम, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी। वैसे इनका पहला उपन्यास अगर देखा जाए तो इनका पहला उपन्यास है प्रत्यागत और दूसरा जो है वो है संगम और इनका अंतिम जो है वो है टूटे कांटे। और भी है लेकिन यहाँ पे जो क्रमानुसार है तो यहाँ जब आप देखेंगे तो यहाँ आप कुछ इस प्रकार से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहला इनका संगम हो गया, शुरू के उपन्यास है, और टूटे कांटे इनका अंतिम है। तो यहाँ कुछ इस प्रकार से आप ट्रिक के साथ इसको हल करना सीख लीजिए। अब यहाँ पे लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का जो है क्रमानुसार आपको लगाना है और परीक्षा में जो है अधिकतर पूछा जाता है, इनके नाटकों का क्रम तो ज़रूर पूछा जाता है। क्योंकि कई बार प्रश्नों को देखेंगे तो बराबर से ये पूछते ही हैं, तो आप इनके क्रमानुसार ज़रूर लिखा करिए। तो सबसे पहला जो इनका उपन्यास आ जाएगा वो है अंधा कुआं। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है हो जाएगा। तो सबसे पहले इनका आएगा अंधा कुआं, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी। और इसके बाद आता है रात रानी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1962 ईस्वी। फिर है सूर्यमुख, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1968 ईस्वी। और फिर है कर्फ्यू, कर्फ्यू का प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। तो ये कुछ इस प्रकार से इनके उपन्यासों का
प्रकाशन वर्ष है। आप ऐसा करिए कि जो ये सिंगल सिंगल पूछे जाते हैं तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि इनका क्रमानुसार जो है ज़रूर याद कर लें। आप पहले प्रश्नों को ये देखिए कि किनके किनके पूछे गए हैं, किनके प्रकाशन वर्ष अधिकतर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और फिर उनका एक सही अनुक्रम रख ले, एक अपने सामने जो है लिख ले कि किनके किनके पूछे गए हैं, और फिर आराम से आप उनको रिपीट कर सकते हैं। चलिए आगे जो है यहाँ पे उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है वे आपको लिखना है। अब यहाँ पे आपको इनको क्रम से लगाना है। तो देखिए सबसे पहले जो बात करें तो सबसे पहले चित्रलेखा, इस चित्रलेखा का एक भगवती चरण वर्मा और 1934 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। इसके बाद गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती 1949 ईस्वी। इसके बाद वे दिन निर्मल वर्मा का 1964 ईस्वी। आधा गांव राही मासूम रजा 1966 ईस्वी। तो कुछ इस प्रकार से इनका क्रम हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ कविता संकलनों का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ कुछ कविताएं दी गई हैं, उनका किस प्रकार से संकलन सही है वो आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ पर जिनका अनुक्रम होगा बी, सांकलों में कैद क्षितिज, फिर गवाह, फिर इस पौरुष में समय में, और फिर कविता में औरत। तो ये कुछ इस प्रकार से इनका संकलन है। अब यहाँ पर रचनाकारों को उनके ग्रंथों के साथ जो है मिलाना है, और ये प्रश्न जो है आप काफ़ी इजी से, और मार्क्स स्कोरिंग जिसको हम कह सकते हैं कि इन प्रश्नों पर आप जो है अपने मार्क्स ले सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अब बात करें कि मधुमती की भूमिका ये किसने लिखी है। तो भट्टनायक ने। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति ये किसका है, वामन का। रस कलश किसका है, तो हरिऔध का। और इसके बाद श्रृंगार निर्णय तो भिखारीदास का। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप इनको लगा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी गई है जिनको उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पंक्ति है दुल्हन गावहु मंगलाचार। तो ये तो देखते ही पता चल सकता है कि ये कबीरदास की पंक्तियाँ हैं। अब यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन में क्या है, दो है। तो अब क्या करें, अगला पढ़ते हैं। चलिए आप आगे अगर मैं बात कहूँ तो देखो पियोसु कहे तो संदेश हे भोरा हे काग। अब ये पंक्ति किसकी है। अब यहाँ पे ऑप्शन 4 है और ऑप्शन 1 है। 4 पे क्या है, तुलसीदास है, जो ये हो नहीं सकता। तो ये किसकी पंक्ति है, जायसी की है। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन उत्तरों को हल कर सकते हैं। आगे है यहाँ पे कहानियों को उनके कहानीकारों से मिलाना है। अब यहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता, अब तो मैं क्या करूँगी। यही सच है ये किसका है, तो ये आपको पता है कि ये मन्नू भंडारी जी का है। अब सी पे क्या आया है, 5 आया है। तो यहाँ पे अकेला एक ऑप्शन है कि जिसका आंसर सी पे है। चलिए मुझे एक और कन्फ्यूज़न है, सही है कि नहीं। तो दोपहर का भोजन अमरकांत की रचना है। तो यहाँ पर डी का क्या है, 2 है। तो यहाँ पर डी का 2 है। तो हम इस प्रकार से इसको मार्क कर सकते हैं। तो ज़्यादा पढ़ने की, इनको समझने की ज़रूरत इतना नहीं होगा। आप डायरेक्ट पढ़ के भी इनको हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आत्मकथाओं को उनके लेखकों से जो है मिलान करना है। तो यहाँ पे जूठन किसका है, चलिए मैं यहाँ पे बाकी नहीं, जूठन किसका है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। तो बी का 4। तो अब बी का 4 कौन सा है, ये है अपने अपने पिंजरे किसका है, मोहनदास नैमिष का। तो ये आ गया। तो हमारे 2 ऑप्शन सही आ रहे हैं। तो हमारा उत्तर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनको मिला के आप हल करें। पात्रों को उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। अब यहाँ पे डॉक्टर प्रशांत कौन से उपन्यास का पात्र है, मैला आंचल का। चलिए एक और कन्फ्यूज़न है कि एक से मुझे डाउट लगता है कि सही होगा कि नहीं होगा। यहाँ है तो 1 का 3 एक ही ऑप्शन है। चलिए फिर भी मुझे डाउट लग रहा है कि ये सही होगा कि नहीं होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरा देखेंगे वर्षा वशिष्ठ। ये मुझे याद है कि ये मुझे चांद चाहिए की है, तो यहाँ पे दूसरे का 5 है, तो हमारा ऑप्शन बी है। आगे प्रश्न है, संस्मरणों को उनके लेखकों के साथ मिलान करना है। अब यहाँ पे कैसे मिलाएं, मुझे नहीं पता, तो बताइए क्या करेंगे। तो अब यहाँ पे मुझे सिर्फ एक पता है, चेतना के बिंब, डॉक्टर नागेंद्र। कई बार होता है हमें सारे ऑप्शंस नहीं पता होते क्या उत्तर है, तो यहाँ मैं उन लोगों के हिसाब से ही बना रही हूँ। अब सी का क्या है, 1 है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन में 1 यहाँ दिख रहा है, बाकी आपको याद नहीं है कि किसका क्या है, तो इस प्रकार से मिला सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अपने प्रश्न को इस प्रकार से हल करिए और इसमें समय भी बचेगा और क्वेश्चन भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेखकों को जो है इनके ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है। अब यहाँ पे तो देखिए शैली विज्ञान से संबंधित चीज़ें दी गई है कि शैली विज्ञान से संबंधित चीज़ों को लेखकों के साथ सुमेलित करना है, यानी कि आपको इनके भी ग्रंथों को पढ़ना है। क्योंकि ये तो अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो दिक्कत आ जाती है। ऐसे प्रश्न जब आ जाते हैं तो टारगेट रखिए कि प्रश्न को हल करने का। यहाँ जब पेपर हुआ था तो हमेशा यही टारगेट रखते थे कि हाँ इतने क्वेश्चंस जो है मुझे यहाँ से सही करना है। वो मैं बाद में आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि हमें प्रश्नों को कैसे हल करना है कम समय में। तो चलिए, यहाँ पे शैली विज्ञान की भूमिका रविंद्रनाथ श्रीवास्तव की है, शैली विज्ञान सुरेश कुमार की है, उसके बाद शैली विज्ञान और भारतीय काव्यशास्त्र सत्यदेव चौधरी का है, शैली विज्ञान का इतिहास ये पांडे शशिभूषण सितांशु का है। चलिए आगे देखते हैं, आलोचना पद्धतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। अब आपने आलोचना पद्धतियाँ तो पढ़ी हुई है, लेकिन कौन सी किसके साथ दी गई है वो आपको नहीं पता या आप नहीं पता। अब यहाँ पे समाजशास्त्र के, अच्छा चलिए मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, अब आप कैसे मिलाएंगे। मैं यहाँ यही बात कहती हूँ कि किसी को नहीं पता कि क्या करेंगे। आपने सौष्ठववादी आलोचक पढ़ा हुआ है। अब सौष्ठववादी आलोचक किसको कहा गया है, नंद दुलारे वाजपेयी जी को। तो यहाँ पे सी का ऑप्शन 1 है, तो वो कहाँ पे है, जिसमें सी जो है 1 पे हो, ये है। तो यहाँ पे समाजशास्त्रीय आलोचक। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है आपकी प्रयोगवादी। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं, बाकी मिला लीजिए। समाजशास्त्रीय आलोचना किसकी है, रामचंद्र शुक्ल जी। मानवतावादी आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी, और यहाँ पे एक मैंने बता ही दिया है, और प्रयोगवादी विजयदेव नारायण शाही। तो यहाँ पे जब आपको नहीं पता हो तो आप एक आंसर से भी कैसे छांट के बता सकते हैं, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे काव्य पंक्तियों को उनके कवियों से मिलान करना है। अब जैसे मैंने बताया भाई यहाँ भी नहीं पता, तो अब क्या करेंगे, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, ये नहीं पता, चलिए ठीक है। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तो अब ये किसका है, ये मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। चलिए ये किसका हो सकता है, सुमित्रा नंदन पंत का। तो ये ठीक है। अब सी का क्या आ गया हमारा 1। अब सी का 1 कहाँ का आ गया, यहाँ पे। और दूसरा जो हम ढूंढ सकते हैं, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, ये भी मैंने पढ़ा हुआ है, तो ये धूमिल का है, तो ये भी सही है, डी का 2। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है सही है। तो जो कविताएं आपने पढ़ी है मोस्टली, आपको बाकी याद नहीं, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे ग्रंथों को उनके रचयिताओं से मिलान करना है। तो यहाँ पे रस रहस्य किसकी रचना है, कुलपति मिश्र की है। रस प्रबोध किसकी रचना है, अच्छा चलिए मैं कहती हूँ ये भी नहीं पता। रस रहस्य आपको पता है, कुलपति मिश्र का आपने मिला दिया।
अब रसभूषण किसकी रचना है? मतीराम की। रसराज किसकी रचना है? एक मिनट, मैंने कुछ गलत मिला दिया है। रसराज जो है वो मतीराम की रचना है, यहाँ मैं वही गलत बोल रही हूँ। तो मुझे जो है रसराज पता है और रस रहस्य पता है, 2 ऑप्शन पता है। तो रसराज किसकी रचना है? मतीराम की। तो यहाँ पर डी का 1 ऑप्शन ये आ गया। अब रस रहस्य भी मुझे पता है कि ये कुलपति मिश्र की रचना है। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन पता हो तो उसके अनुसार आप इसका उत्तर मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद शुरू होते हैं स्थापना और तर्क वाले प्रश्न। तो चलिए इनको भी हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक गोबर से भरी टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है यदि उसका कोई उपयोग हो। यह विचार प्लेटो का है। तो ये कथन सही है। सौंदर्य की सत्ता आत्मगत होती है, वस्तुगत नहीं। तो ये बात सही है। तो इसमें दोनों ही कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। टी.एस. इलियट के अनुसार साहित्य व्यक्ति की अभिव्यंजना ना होकर उससे पलायन है। तो कथन सही है। उसके बाद है, इसी आधार पर अस्तित्ववादी सिद्धांत स्थापित है। तो ये गलत है। अगला है, स्थापना में भरत मुनि के प्रसिद्ध रस सूत्र में विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और व्यभिचारी इन चारों का उल्लेख है। तो ये कथन सही है कि नहीं है? ये कथन गलत है। उसके बाद रस का मूल आधार स्थायी भाव है, जो विभाव आदि से युक्त होकर ही रस बनता है। तो ये कथन सही है। अब यहाँ पे आगे प्रश्न है, जो उपयोगिता घोड़े के लिए सैनिक के लिए है, घोड़े की सैनिक के लिए है, वही भाषा के लिए कवि के लिए है। सही बात है। क्योंकि भाषा साहित्य की अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो ये भी बात सही है। यहाँ दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। अगला है, मूल्य की व्याख्या के लिए ना तो भावात्मकता की आवश्यकता होती है और ना तात्विकता की। तो ये कथन सही है कि नहीं है? तो ये गलत है। यहाँ लिखा हुआ है मूल्य की व्याख्या के लिए भावात्मकता की आवश्यकता नहीं होती, तो ये कथन गलत हो जाएगा। इसके आधार पर रिचर्ड्स ने मूल्य सिद्धांत की स्थापना की, तो ये कथन गलत है। तो यहाँ हमारा उत्तर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये अवतरण है जो मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ। अगर आप लोग कहेंगे कि पद्यांश कैसे, जो गद्यांश है हमारा कैसे सॉल्व करना है, तो इन पे प्रश्न लाया जाए तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। फिलहाल मैं इन प्रश्नों को छोड़ रही हूँ। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।